हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज बात करेंगे दो सेक्टर लीडिंग कंपनीज की। और यहाँ पे सेक्टर लीडिंग से मेरा मतलब जिसका सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप है ऐसा नहीं, या फिर जो एब्सोल्यूट रेवेन्यू बहुत ज़्यादा करती हो या सबसे ज़्यादा करती हो ऐसा भी नहीं। सेक्टर लीडिंग से मेरा मतलब है सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनीज, जिनकी सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही हैं वो, और दूसरों का मार्केट शेयर कैप्चर कर रही हैं। और साथ में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, करंट आउटलुक को देखते हुए, मैनेजमेंट कमेंट्री को देखते हुए, कि आगे भी वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती रहेंगी और मोस्ट प्रॉब्ली अपनी सेक्टर लीडिंग ग्रोथ को मेंटेन करेंगी। ऑब्वियसली ये करेंगी कि नहीं करेंगे, इसके लिए आपको उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जस्ट एक डिस्क्लेमर की जो भी कंपनीज का नाम मैं यहाँ पे लूंगा, ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैसे लीडिंग ग्रोथ कंपनीज चलती हैं और कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एज एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो है। तो पहली जिस कंपनी की बात करेंगे वो है फ्रॉम हॉस्पिटल सेक्टर, और कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। यथार्थ हॉस्पिटल एक एनसीआर रीजन का हॉस्पिटल चेन है, जो कि 2-3 साल पहले अपना आईपीओ लेके आया था। और एनसीआर रीजन में पहले नोएडा, ग्रेटर नोएडा और फिर फरीदाबाद, दिल्ली, इन सब जगह इनके हॉस्पिटल है। रिसेंटली उन्होंने आगरा में भी हॉस्पिटल खोला है। और करेंटली आप पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो सबसे तेजी से सेल्स ग्रोथ जो पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में है वो यही कंपनी कर रही है। इनफैक्ट अगर आप लास्ट Q3 के रिजल्ट्स देखें, Q4 के अभी तक रिजल्ट्स आए नहीं है मोस्टली कंपनीज के, तो Q3 के अगर आप रिजल्ट्स देखें तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ अराउंड 46% से हुई है और प्रॉफिट ग्रोथ भी अराउंड 41% से हुई है। और कंपनी ने रिसेंटली कुछ 1-2 क्वार्टर पहले ही नए हॉस्पिटल ऑपरेशन शुरू किए थे, कुछ नए हॉस्पिटल्स के ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे। और उनको अगर हम इग्नोर भी कर दें तब भी ओल्ड जो हॉस्पिटल्स चल रहे थे उनमें भी 33% की सेल्स की ग्रोथ हुई है। और अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर की बाकी कंपनीज से कंपेयर करें तो मैक्स हॉस्पिटल एक अच्छा ग्रोइंग हॉस्पिटल है, अपोलो हॉस्पिटल, मेदांता, बट इन सब की ग्रोथ जो है कंपेयर टू यथार्थ कम है। मैक्स पहले 20-25%, 30% तक ग्रोथ कर रहा था, बट लास्ट क्वार्टर में इसकी भी ग्रोथ थोड़ी और कम हो गई है। बट इवन 25-30% पे वापस भी आ जाए तो ये ग्रोथ कंपेयर टू यथार्थ कम है। अपोलो नॉर्मल 20% से ग्रो करता है। मेदांता ने अपने एक नोएडा में नया हॉस्पिटल खोला है, बट उनकी सेल्स की ग्रोथ तो बढ़ रही है, तो मार्जिन और प्रॉफिटेबली पे इफेक्ट आया है। देखिए, पूरा अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर को समझें, मेनली जो मैंने पहले हॉस्पिटल सेक्टर एनालिसिस का एक वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था कि हॉस्पिटल सेक्टर में अगर आपको एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए हाई कैपेक्स चाहिए, और उस कैपेक्स का गेस्टेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा है। अगर एक नया हॉस्पिटल खुलता है उसको प्रॉफिटेबल होने में टाइम ज़्यादा लगता है, और कैपेक्स हाई तो है ही है इसमें। तो जनरली हॉस्पिटल इंडस्ट्री का एवरेज है कि एक नया हॉस्पिटल खोलने के बाद उसको एबिटा मार्जिन पे प्रॉफिट होने में जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं वो 2-3-4 साल तक लगाती हैं। जबकि यथार्थ ने जो पिछले 1-2 साल में एक्सपेंशन किया है, इस मॉडल को थोड़ा सा चेंज किया है, और उनके जनरली हॉस्पिटल्स जल्दी एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। इसी वजह से उनका जो एक्सपेंशन रहा है पिछले 1-2 साल का, उनके नंबर ऑफ बेड्स तो बढ़े हैं, सेल्स और रेवेन्यूज भी बढ़े हैं, बट साथ ही साथ उनके मार्जिन्स पे भी उतना इफेक्ट नहीं आया है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। जबकि अगर आप और हॉस्पिटल्स को देखेंगे, मैक्स हॉस्पिटल को देखिए, पिछले 2-3 साल से ये ग्रोथ तो अच्छी कर रहा है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अराउंड सेल्स की 30% से ऊपर है। बट अगर आप इसके प्रॉफिट देखें तो पिछले 2 साल से प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। अब इस क्वार्टर से प्रॉफिट थोड़े बढ़ने शुरू हुए हैं, क्योंकि ये जो हाई एक्सपेंशन करते हैं इसमें जो एक पर्टिकुलर नया हॉस्पिटल खोलता है उसको एबिटेड लेवल पे प्रॉफिट होने में टाइम लगता है, प्रॉफिटेबल होने में टाइम लगता है। जबकि यथार्थ ने जो डिफरेंट किया है वो ये किया है, यथार्थ सिर्फ ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन नहीं कर रही, मोस्टली ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन, और फिर उसमें और हॉस्पिटल्स ऐड करना। ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन का मतलब ये है कि कोई एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को खरीद लेना, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है या कोई हॉस्पिटल है जो बंद होने वाला था, या कोई ऐसी बिल्डिंग जो ऑलरेडी बनी हुई है जहाँ पे हॉस्पिटल बन सकता है, उसको खरीद के फिर उसे हॉस्पिटल में कन्वर्ट करना और उसमें बेड्स लगाना। या फिर कोई एग्जिस्टिंग बने बनाए हॉस्पिटल को ही खरीद लेना और फिर उसमें नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज करना। इसमें क्या है कि आपको पूरा कैपेक्स स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी हद तक कैपेक्स कुछ ना कुछ हो रखा है, और इनका पर बेड कॉस्ट जो है कंपेयर टू इन द अदर कंपनीज कम पड़ता है इसकी वजह से। और अगर आप एग्जिस्टिंग ब्राउन फील्ड हॉस्पिटल को लेंगे तो उनमें ऑलरेडी कोई ना कोई एग्जिस्टिंग रेवेन्यूज चल रहे होंगे, कुछ कस्टमर्स, कुछ जो हॉस्पिटल के पेशेंट्स हैं वो आ रहे होंगे। आपको उन्हीं को और एक्सपेंड करना है, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। और साथ में इनकी स्ट्रेटेजी भी ऐसी रही है कि इन्होंने स्टार्ट किया एनसीआर रीजन से,
तो जो नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा में और हॉस्पिटल्स खोले, इनका वहाँ पे एक ब्रांड बना हुआ था, आसपास में ही हॉस्पिटल खोले, जिससे वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जल्दी इनके यहाँ लोग आने शुरू हुए। इवन इनका एक फरीदाबाद का थोड़ा पुराना हॉस्पिटल है, उसके बाद इन्होंने नए जो ग्रेटर फरीदाबाद में हॉस्पिटल खोला, उसका भी एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ। 15 महीने में ऑलमोस्ट वो एबिटा पॉजिटिव हो गया। तो मेन तीन थिंग जो यथार्थ के साथ है वो इनका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट रहा है। इसकी वजह से इनकी आप सेल्स ग्रोथ तो बड़ी ही बड़ी है, पिछले दो 2 साल से हर क्वार्टर में अराउंड 35-40% की ग्रोथ आई है। बट इनके मार्जिन भी साथ ही साथ मेंटेन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो गई है या फिर ईपीएस नहीं बढ़ा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है रेवेन्यू बढ़ने का और ईपीएस बढ़ने का, ये यथार्थ को थोड़ा सा यूनिक बनाता है। और आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि इसी तरीके से ये चलता रहेगा, क्योंकि देखिए करेंटली इसके अराउंड 2500 बेड्स हो चुके हैं, जो कि जब इसका आईपीओ आया था तब 1000-1200 के आसपास थे। तो इसने मोर देन डबल कर लिया आईपीओ के बाद से अपने बेड। और उन्होंने लास्ट क्वार्टर में अनाउंस किया था कि अगले 4 से 5 साल में या अगले 3 से 4 साल में ये अपने बेड्स अराउंड 2500 से 3000 मोर बेड्स ऐड करेंगे। तो नए हॉस्पिटल्स खोलेंगे और फिर से अपनी कैपेसिटी को डबल करेंगे अगले 4 ईयर्स से 5 ईयर्स में। इसमें थोड़ा सा न्यूआंस ये है कि अगले 3 साल तक ये एग्जैक्ट उस कैपेक्स को अनाउंस कर देंगे और उन बेड्स को ऑपरेशनल होने में, हॉस्पिटल्स को ऑपरेशनल होने में 4 साल से 5 साल के बीच में लग सकते हैं। तो अभी जो 2500 बेड्स की कैपेसिटी है, ये अगेन 3000 बेड्स और ऐड हो सकते हैं अगले 3 से लेकर 4 साल में या मैक्सिमम 5 साल में। तो इसकी वजह से 4-5 साल में इनकी कैपेसिटी डबल होगी और साथ में जो नॉर्मल रेवेन्यू ग्रोथ होती है एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में, जिसको ट्रैक करने का एक नंबर है आरपोब, एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेशनल बेड, जो मैंने अपने हॉस्पिटल एनालिसिस वीडियो में ही बताया। तो आरपोब भी इनका जनरली हर क्वार्टर में 10% ईयर ऑन ईयर तो जनरली बढ़ता है, 6-7% तो इन्फ्लेशन ही है। साथ में ये प्रीमियमाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ऑन्कोलॉजी टाइप के स्पेशलाइज्ड जो ट्रीटमेंट्स हैं उनका शेयर बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू सेम बेड से बढ़ता है, क्योंकि ये हाई मार्जिन ट्रीटमेंट है, इसमें ट्रीटमेंट में पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से इनका आरपोव भी ऑन एवरेज 10 से 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। तो अगर हम 10-12% का आरपोव मान लें और 4-5 साल में कैपेसिटी डबल होती है, तो 15-20% का सेल्स कैपेसिटी के से इंक्रीज मार दें, तो ये बड़े आराम से 25 से 30% से ग्रोथ कर सकते हैं अगले 3-4-5 साल तक, जो इन्होंने गाइडेंस दी है। बट इसमें हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या ये गाइडेंस को मीट कर पाएंगे, नए कैपेक्स करेंगे। क्योंकि पिछले 1-2 साल में अगर आप देखें, इनको ये फायदा रहा है कि इन्होंने काफ़ी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन करें। एक इन्होंने ग्रेटर फरीदाबाद में हॉस्पिटल खोला था 1.5-2 साल पहले। उसके बाद फरीदाबाद में एक और हॉस्पिटल इन्होंने सेक्टर 20 में लिया है और एक दिल्ली में लिया है। ये दोनों ही ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन रहे, जिन्होंने एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को खरीद के थोड़ा सा एक्सपेंड करके पैसे लगा के इनको ऑपरेशनल किया है। साथ ही इन्होंने आगरा में भी एक रिसेंटली हॉस्पिटल एक्वायर किया, जो पूरी फुली फंक्शनल एबिडा पॉजिटिव हॉस्पिटल था। इन्होंने पूरा इसको एक्वायर कर लिया है। तो इनके ये जो भी सारे एक्सपेंशन रहे हैं पिछले 1-2 साल के, सारे ऐसे रहे हैं कि इन्होंने कोई एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को या तो एक्वायर करके थोड़ा सा एक्सपेंड किया है या फिर कंप्लीटली एक रनिंग हॉस्पिटल जैसे आगरा में उसको एक्वायर किया है। तो इनके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस तो रहे हैं, बट इनके कैपेक्स का गेस्टेशन पीरियड बहुत कम रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल एक रनिंग हॉस्पिटल को एक्वायर करें तो पहले दिन से ही रेवेन्यू आने लगते हैं। जबकि आप अगर ग्रीनफील्ड तरीके से लैंड एक्वायर करके हॉस्पिटल बनाएंगे तो काफ़ी टाइम तक आपका कैपेक्स फंसा रहेगा और आपका मार्जिन डाउन जा सकते हैं। तो ये वाली स्ट्रेटेजी अभी तक तो इनके लिए काफ़ी अच्छी काम करी है। इसके से इनके मार्जिन उतने डाउन नहीं गए हैं और प्रॉफिट भी साथ साथ में सेल्स के साथ साथ बढ़े हैं। और काफ़ी तेज़ी से इन्होंने अपना जो बेड ऑक्यूपेंसी उसको भी बढ़ाया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इनकी पिछले 3-4 साल में या पिछले 3-4 क्वार्टर में बेड ऑक्यूपेंट कैपेसिटी भी जो परसेंटेज में होती है, कितने परसेंट ऑफ बेड ऑक्यूपेंट रहे हैं पूरे टाइम, तो वो भी 60% से बढ़ते बढ़ते 67% हो गई है। तो एक्सपेंशन भी किया है, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज भी बढ़ा है। इसकी वजह से सब कुछ इनके लिए अच्छा रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। बट क्या ये यही सेम तरीके का आगे भी एक्सपेंड कर पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मैनेजमेंट ने गाइडेंस ये दिया है कि हम आगे भी ये ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड दोनों मिक्स तरीके से एक्सपेंशन करेंगे ताकि हमारे मार्जिन हिट ना हो, और करेंटली जितने मार्जिन हैं वो मेंटेन रहेंगे। तो अगर ये कर पाए तो एक्चुअली में ये बहुत ही सही रहेगा इनके लिए। क्योंकि आप किसी भी अगर हॉस्पिटल से इनको कंपेयर करेंगे ना, अगर आप मैक्स, मेदांता, नराले, हरदाले, अपोलो, इनकी एक टेबल बनाए, सिंपल सी अगर आप टेबल बनाए जो आपको बताता हूँ, अगर आप इन हॉस्पिटल्स की लास्ट एग्जीक्यूशन को कंपेयर करना चाहते हैं कि पिछले 2-3 साल में टोटल बेड्स कैसे इंक्रीज हुए हैं और साथ ही साथ बेड ऑक्यूपेंसी परसेंटेज कैसे बढ़ा है, और आप उसके बगल में सेल्स और प्रॉफिट के नंबर भी डाल सकते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे मैक्स है उसमें कंसिस्टेंटली नंबर ऑफ बेड्स बढ़े हैं
और बेड ऑक्यूपेंसी अराउंड 70% के आसपास ही रही है, 70 to 75%। कभी अगर ज़्यादा किसी एक दो क्वार्टर में बेड का एक्सपेंशन हो जाता है तो ऑक्यूपेंसी 75 से घट के 72 हो जाती है, फिर वापस 75 हो जाती है। तो मतलब बेड ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है और बेड एक नॉर्मल 15-20% की रेंज से बढ़ा है। अगर आप मेदांता को देखेंगे, उनकी जो बेड नंबर ऑफ बेड्स ज़्यादा बढ़े नहीं थे कुछ 1-2 साल तक, फिर उन्होंने इस साल नंबर ऑफ बेड्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ाए हैं, 20-25% नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज किए हैं। पर उनकी बेड ऑक्यूपेशन परसेंटेज सडनली ड्रॉप हो गया क्योंकि उनका नोएडा में नया हॉस्पिटल खुला है, वो शुरू में अभी ऑपरेशनल जस्ट हुआ है, एबिडा पॉजिटिव भी नहीं हो पाया है और शुरू में उसकी बेड ऑक्यूपेशन परसेंटेज काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से टोटल कंपनी लेवल पे बेड ऑक्यूपेशन परसेंटेज कम हो गया है। जबकि अगर आप यथार्थ का पिछले 2-3 साल का देखेंगे, इनके नंबर ऑफ बेड्स भी तेजी से बढ़े हैं, 20-25% हर साल में, और जो बेड ऑक्यूपेंसी परसेंटेज है वो भी बढ़ा है। 2-3 साल पहले इनका बेड ऑक्यूपेंसी परसेंटेज 45-50% की रेंज में था, जो आज बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 67% हो गया है। तो इसकी वजह से इनको एक यूनिक फायदा मिला है कि इनका नंबर ऑफ बेड्स भी बढ़े हैं, बेड का परसेंटेज ऑक्यूपेंसी भी बढ़ी है, इसकी वजह से रेवेन्यू और तेजी से बढ़ा है और प्रॉफिट्स भी बढ़े। जबकि मैक्स का रेवेन्यू बढ़ा बट प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया इसी वजह से, क्योंकि उनका कैपेक्स में पैसा लगा हुआ था डिप्रिसिएशन की वजह से, इस वजह से उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ा है बट इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है और रेवेन्यू भी बढ़ा है। तो अगर यही मॉडल ये आगे भी कर पाए तो इनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है और काफ़ी तेज़ी से ये ईपीएस बढ़ सकता है और हो सकता है स्टॉक काफ़ी पैसा बनाए। बट आपको ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है कि ये आगे भी बेड ऑक्यूपेंसी भी बढ़ाते रहेंगे, 67 से 70-75 तक कर देंगे और नंबर ऑफ बेड भी बढ़ाते रहेंगे, या फिर नए हॉस्पिटल्स आने पर इनका ऑक्यूपेंसी घट सकता है। और साथ ही ये प्रीमियमाइजेशन, कैंसर ट्रीटमेंट, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उस सब को भी एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट्स बढ़ेंगे, जिनके भी रेवेन्यू जो है बढ़ेगा। तो ये था पूरा यथार्थ की स्टोरी हॉस्पिटल सेक्टर में। इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ग्रोथ पास में अच्छी रही है और गाइडेंस के साथ आगे भी अच्छी रहने की पॉइंट है। बट अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं या फिर पैसा लगाते हैं तो आपको इसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैनेजमेंट आज कह रहा है क्या उसी तरीके से आगे चलता रहेगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये मुझे आपको नहीं पता है। तो ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे नंबर्स को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट गाइडेंस का गेस्ट। इसी तरीके से जो सेकंड कंपनी है वो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से, जिसकी हम बात करेंगे सेक्टर लीडिंग कंपनीज में। देखिए हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो एनबीएफसीज हैं जो हाउसिंग लोन देते हैं लोगों को। तो ये बैंक्स नहीं है, ये एनबीएफसीज हैं, स्पेसिफिकली ये हाउसिंग फाइनेंस लोन ही ज़्यादा देती हैं, इसलिए इनका नाम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। और इसमें जिस कंपनी की आज मैं आपको बात करना चाहता हूँ वो है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। सो इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस का भी अगर आप एयूएम ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे पिछले 3-4-5-6 क्वार्टर से, तो जनरली 35% से ऊपर ही इनकी सेल्स ग्रोथ आई है, 30-40% के बीच में कहीं ना कहीं ग्रोथ रही है। लास्ट क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट रहेंगे तो वो थोड़ा सा रिजल्ट डाउन रहे हैं, सेल्स एक्चुअली 29% तक हो गई है और थोड़े से एनपीएस भी बढ़े हैं। तो लास्ट क्वार्टर वॉज नॉट सच अ गुड क्वार्टर, बट कंपेयर टू अदर पीयर्स स्टिल द ग्रोथ हैज बीन द फास्टेस्ट। एक और कंपनी है यहाँ पे होम फर्स्ट हाउसिंग फाइनेंस, वो भी अच्छी ग्रोथ रही है और वो जस्ट 2-4% ही नीचे रहती है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस से। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर में होम फर्स्ट की ग्रोथ थोड़ी और ज़्यादा कम हो गई, वो अराउंड 20% से ग्रो करी है, बट अदरवाइज बहुत कम गैप है इन दोनों के बीच में। और लास्ट क्वार्टर में थोड़े से एनपीए बढ़े हैं, बट अगर आप ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे तो इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस की हाईएस्ट रही है। और मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है वो भी यही दी है कि अगले 2 साल तक वो 30% से ग्रो कर सकते हैं। इन द पास्ट लोग 35% मान के चलते थे, बट इस बार जो एनपीएस थोड़े से बढ़ गए हैं और उनको लगा है कि 35% ग्रोथ शायद पॉसिबल ना हो। ऑल्दो पास्ट में उनकी गाइडेंस हमेशा 30-35 रही है, बट एक्चुअल ग्रोथ 35 से ज़्यादा आती थी। बट अभी उन्होंने क्लियरली अगले 2 साल तक 30% की ग्रोथ गाइडेंस दी है। और अभी उनका जो टोटल एयूएम है अराउंड 10,000 करोड़ है। तो उन्होंने गाइड किया है कि अगले 4 साल के बाद 2030 के एंड तक अराउंड 4.5 ईयर्स में उनका जो टोटल एयूएम है वो 30,000 करोड़ हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा यहाँ से। तो अगर 4-4.5 साल में एयूएम 3 टाइम्स होता है तो भी वही 30-31%, 32% की ग्रोथ निकल के आती है। तो मैनेजमेंट ने पास्ट में एग्जीक्यूशन अच्छा किया और आगे भी ग्रोथ गाइडेंस अच्छी दी है। बट यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आते हैं और क्या गाइडेंस मैनेजमेंट देती है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में थोड़े से एनपीएस बढ़ गए थे। पिछले 1-2 क्वार्टर से जो इनके डीपीडी वैल्यूज थी, जो 1-2 ईएमआईज जो कस्टमर्स मिस करते हैं वो नंबर्स बढ़ रहे थे, तो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में थोड़े एनपीएस में कन्वर्ट करा के लीगल एक्शन लिया उन कस्टमर्स के खिलाफ। क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस में क्या है, अगर कोई एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है तो आप उसको नोटिस भेज के उसका
प्रॉपर्टी गिरवी रख सकते हैं, ऐसा उसको नोटिस भेज सकते हैं, और ऐसा नोटिस आने पे कई बार लोग घबरा के अपनी ईएमआई वापस देना शुरू कर देते हैं। तो ये इनके पास एक लीगल टूल होता है जिसके थ्रू ये अपने हाई एनपीएस को फिर से डाउन कर सकते हैं, इसलिए ये सिक्योर्ड लोन माना जाता है हाउसिंग फाइनेंस। तो इन्होंने लास्ट ईयर बोला है कि थोड़े हमने जानबूझ के एनपीएस में कन्वर्ट होने दिए ताकि हम लोगों को लीगल नोटिस भेज सकें और फिर उन एनपीएस को वापस रिड्यूस कर सकें। तो वो हमें इस क्वार्टर में देखना होगा कि उस तरीके से काम हुआ है कि नहीं हुआ है जैसा मैनेजमेंट बोल रहा था, या एनपीएस और बढ़ने के चांसेस हैं। और देखिए, अगर ये इंडिया शेल्टर हाउसिंग को बाकी अपने कंपटीटर से कंपेयर करें, और हम फर्स्ट के अलावा भी बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, एप्टस हाउसिंग फाइनेंस है, और भी ऐसी कंपनीज हैं, तो इनके ग्रोथ हाई रहने का रीज़न ये है कि ये बहुत ना स्मॉल टिकट साइज के लोन्स भी देती हैं। लेस देन 5 लाख के लोन्स में भी इनका हाई परसेंटेज रहता है, और जबकि अदर कंपनीज आज के टाइम पे लेस देन 5 लाख के लोन्स बहुत कम दे रही हैं। जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो बड़े लोन्स ही देती थी अभी तक, वो पिछले कुछ टाइम से वो छोटे लोन्स देना शुरू करी है, लेस देन 20 लाख के लोन्स। बट इवन दोज लोन्स में लेस देन 5 लाख में इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस का स्पेशल एक्सपर्टीज है, क्योंकि ये काफ़ी साल से इस एरिया में काम कर रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में टायर 4 सिटीज़, टायर 5 सिटीज़, जो कस्बे होते हैं, स्मॉल टाउन्स होते हैं, वहाँ पे जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको लोन देने के लिए की अंदर कैपेबिलिटी है, क्योंकि उनके जो कागजात होते हैं होम लोन लेते वक्त, जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है वो कई बार उतनी क्लियर नहीं होती है, या फिर उसको जो कागजात होते हैं उसके बेस पे लोन देना सबके बस की बात नहीं होती कि लीगैलिटी प्रूव कर पाना उस प्रॉपर्टी की। इतनी छोटी सी प्रॉपर्टी जो है, जो किसी ऐसे छोटे से एरिया में हो सकती है, और उसकी ओनरशिप को प्रूव कर पाना इज़ नॉट सो ईजी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए। तो वो वहाँ पे एक रिस्क लेना और एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए 5 लाख का लोन देना या लेस देन 5 लाख का, वो एक एक्सपर्टीज है जो इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस ने ली है पिछले कई सालों से। इसकी वजह से इनका जो यील्ड है वो भी कंपेयर टू अदर कंपनीज ज़्यादा रहता है। यील्ड का मतलब है कि कितना ये होम लोन का परसेंटेज ले पाते हैं, जो होम लोन देते हैं कितना इंटरेस्ट उस पर ले पाते हैं। जो इंटरेस्ट परसेंटेज इनका कंपेयर टू अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थोड़ा ज़्यादा है, तो इनका यील्ड अराउंड 15% के आसपास हमेशा रहता है, जबकि जो होम फर्स्ट फाइनेंस है उसका यील्ड अराउंड 12 to 13% रहता है। तो ये एक्स्ट्रा 2-3% के जो यील्ड ले पाते हैं इसी वजह से ले पाते हैं क्योंकि स्मॉल टिकट का लोन करते हैं बहुत, लेस देन 5 लाख का, और यहाँ पे जो छोटे छोटे कस्टमर होते हैं उनको कोई और होम लोन नहीं दे रहा होता है, ये उनको होम लोन देते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करके, और इसकी वजह से इनका यील्ड ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे जो इनकी क्रेडिट कॉस्ट है या फिर एनपीए में जो ये कॉस्ट देते हैं वो ये भी इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेयर टू ऑल अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। बट ज़्यादा क्रेडिट कॉस्ट होकर भी क्योंकि यील्ड भी ज़्यादा है, तो ये नेट इंटरेस्ट जो ये बनाते हैं, जो पैसा बनाते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं कंपेयर टू अदर कंपनी। तो इसका आप उस तरीके से समझ लीजिए कि थोड़ा सा हाई रिस्क लोन देते हैं ये, जिसकी वजह से थोड़े से डिफॉल्ट भी ज़्यादा होते हैं, बट वो रिस्क और वो डिफॉल्ट को कवर कर लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देते हैं। तो जो ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देने से जो इनको पैसा मिल रहा है एक्स्ट्रा, दैट इज़ मच मोर कंपेयर टू उस हाई रिस्क की वजह से जो इनके थोड़े से एक्स्ट्रा एनपीएस बनते हैं, उसके कंपेरिजन में पैसा ये ज़्यादा कमा पाते हैं। तो यही इनका एक्सपर्टीज है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ भी थोड़ी सी ज़्यादा रही है, और इनका जो यील्ड है, आरओई है, वो भी अच्छा रहा है कंपेयर टू अदर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। तो अगर ये सेम चीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाते हैं जैसे कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा 30% से ज़्यादा की ग्रोथ। बट इसमें एक हमेशा रिस्क है एनपीएस का, जैसे कि आपको पता है लास्ट एक आध साल पहले तक माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जैसे एक बैड टाइम आया था, ऐसे ही कुछ अगर बैड टाइम हाउसिंग फाइनेंस में आया, जिसके चांसेस बहुत कम है क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस उतना सिक्लिकल सेक्टर नहीं है कंपेयर टू माइक्रो फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पे सिक्योर्ड लोन की बात हो रही है। बट अगर एनपीएस बढ़े और ये जो छोटे 5 लाख से छोटे वाले होम लोन से उसमें कुछ प्रॉब्लम आई, तो ये इनके लिए एक प्रॉब्लम भी हो सकती है इंडिया शेल्टर के लिए। तो आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है इस कंपनी को भी। इस क्वार्टर के रिजल्ट खासतौर पे आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड कि कैसे आएंगे, और क्या ये जो एनपीएस रिकवर हो जाएंगे बोल रहे थे, क्या उस तरीके से हो जाएंगे रिकवर के नहीं होंगे, या क्रेडिट कॉस्ट और बढ़ सकती है। बट अगर कंपनी ने जैसा गाइडेंस किया है वैसे मीट करती रही, तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बेट हो सकती है इन्वेस्टर्स के लिए, और आगे जाके काफ़ी पैसा बना सकती है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। सो यही आज की दो कंपनीज थी, यथार्थ हॉस्पिटल फ्रॉम हॉस्पिटल सेक्टर एंड इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस फ्रॉम द हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आप लीडिंग कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि वो ना सिर्फ उनकी पास्ट की ग्रोथ को देखिए, बल्कि फ्यूचर में जो उनका गाइडेंस है कैसे वो ग्रोथ कर सकती है उसको भी देखिए। क्या जो उन्होंने गाइडेंस दी उसके हिसाब से वो कैपेक्स प्लान कर रही है कि नहीं कर रही है, और क्या वो उस कैपेक्स को मीट करने के कितने चांसेस है कि नहीं चांसेस है। हर क्वार्टर में आपको ये ट्रैक करता है, क्योंकि देखिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, मान लीजिए 2 साल की कुछ गाइडेंस दी है, बट उस 2 साल को आपको हर क्वार्टर देखना है कि वो जो 2 साल का टारगेट है वो मीट होता रहेगा क्या उसी तरीके से, क्योंकि प्लान हो सकता है लॉन्ग टर्म हो, बट एग्जीक्यूशन उसका हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो एग्जीक्यूशन उस तरीके से हो रहे नहीं हो रहे हैं। कंपनी ने सबसे पहले बोल दिया कि 2 साल बाद में इतना बेड करूंगी,
फिर क्या उसने 1 या 2 क्वार्टर बाद बताया कि उसमें कितना कैपेक्स लगेगा एग्जैक्टली, और वो कैपेक्स उसने कैसे प्लान किया है, वो नंबर ऑफ बेड्स कितने हॉस्पिटल में डिवाइडेड होंगे। वो 1 क्वार्टर बाद फिर ये बताएगी कि मैं 4 हॉस्पिटल खोलूंगी इन 4 लोकेशंस पे। फिर 1 क्वार्टर बाद बताएगी कि जो पहला वाला हॉस्पिटल है ये मेरा इस दिन से कैपेक्स शुरू हो जाएगा, फिर अगले क्वार्टर में वो कैपेक्स शुरू कर देगी एक्चुअली में। फिर और 2 क्वार्टर के बाद वो अपने दूसरे हॉस्पिटल के बारे में बताने लगेगी। इस तरीके से जो 2-3 साल की उसकी जर्नी है, जो उसने 3 साल बाद का कुछ लॉन्ग टर्म विजन बताया होगा, हर क्वार्टर में उसको वो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करके ही मीट कर पाएगी। तो आपको यही एग्जीक्यूशन को फॉलो करना है हर क्वार्टर में, और देखते रहना है कि क्या वो कंपनीज जो आगे का गाइडेंस दे रही हैं उसको एग्जीक्यूशन को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर एग्जीक्यूशन डिले हो रहा है या किसी वजह से अपना प्लान चेंज कर दिया, एग्जीक्यूशन कैंसिल ही कर दिया, तो वहीं पे उस कंपनी की थीसिस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस सारी चेंज हो जाएगी। फिर आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना है कि जो नया कंडीशन है, नई थीसिस है। और कुछ ना कुछ जो ग्रोथ सेक्टर लीडिंग ग्रोथ कंपनीज होंगी उसमें कुछ ऐसा होगा जो थोड़ा सा डिफरेंट दूसरी कंपनी से कर रही होंगी, या तो कोई नए मार्केट्स में जा रही होंगी, या फिर किसी एग्जीक्यूशन का स्टाइल थोड़ा उनका अलग होगा। जैसा आप देखिए इस केस में हॉस्पिटल सेक्टर में यथार्थ जो है, एक्सपेंशन का स्टाइल उनका थोड़ा सा अलग है। सब लोग ग्रीन फील्ड ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स के लिए, बट ये एक ब्राउन फील्ड प्लस ग्रीन फील्ड को मिक्स करके कर रही है। उसी तरीके से आप देखिए इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस भी थोड़ा सा एक डिफरेंट जो कर रही है कि 5 लाख से नीचे के लोन का जो सेक्टर है उसमें वो अपने आप को ज़्यादा यूनिकनेस से एक्सपेंड कर रही है, और उसमें वो अपना एक्सपर्टीज उसने बना ली जो अदर कंपनीज ने नहीं बना। तो इसी तरीके से आपको सेक्टर लीडिंग कंपनीज को सिर्फ ग्रोथ के नंबर्स पे नहीं, ओवरऑल तरीके से आइडेंटिफाई करना है, पास्ट की ग्रोथ और फ्यूचर की ग्रोथ देखनी है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस टाइप के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ आपके इंडिविजुअल क्यूरीज है स्टॉक मार्केट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, वेल्थ माइंडसेट के बारे में, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, प्लीज़ उस पर मैसेज करिए। एक फॉर्म भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको फिल कर सकते हैं अगर आप उसकी फर्दर कोई क्वेरीज है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।